ये जेन जी वैश्वीकरण से प्रभावित है। ये वैश्विक गांव में निवास करती है, जहां से ये दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक सोच रखती है। ये वो पीढ़ी है जो जाति, धर्म, भाषा और संप्रदायवाद के पूर्वाग्रह से काफी ऊपर है। कि किसी लोकतंत्र की सफलता और असफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। और निश्चित तौर पर आज इस मुक्त मीडिया ने, आज हर हाथ मोबाइल ने आज इसको जवाबदेहिता को तय किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी लाइनें कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, और जैसे कि बन रहा है और बिगड़ भी रहा है, सही बात, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुनने वाले आप और हम सभी इस लोकतंत्र के मजबूती के और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के पक्षधर हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे। साथियों, दिल्ली से लेकर झारखंड तक जो आप जेन जी आंदोलन वर्तमान में देख रहे हैं, जिसने लोकतंत्र, जनादेश और जवाबदेहिता को एक बार पुनः चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अगर जवाबदेहिता और जन आंदोलन के बीच संबंधों की मैं बात करूं तो इसी संदर्भ में एक सवाल निकलकर सामने आता है कि एक आम नागरिक अगर चाहे तो बिना सरकारी शक्ति के, बिना सरकारी अधिकार के क्या सत्ता की नीतियों को परिवर्तित कर सकता है, क्या सत्ता की नीतियों को प्रभावित कर सकता है? अगर मैं इतिहास में इसके सवालों की पड़ताल करूं, इसके जवाब की मैं तलाश करूं तो मुझे एक जवाब मिलता है कि हाँ, चाहे वह राष्ट्रीय आंदोलन की बात हो, चाहे वह जेपी मूवमेंट की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की बात हो, या वर्तमान में जो आप राजनीतिक परिदृश्य में देख रहे हैं जेन जी आंदोलन, उसने जो सरकार की नीतियों को प्रभावित किया है, चाहे उसकी बात हो। और अंततः ये हो भी क्यों ना, जवाबदेहिता आखिर जन आंदोलन से ही उपजती है। और जन आंदोलन और जवाबदेहिता के इसी संबंधों को जो दृष्टिगत रखते हुए शायद जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रखर समाजवादी चिंतक है राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने कहा था कि जब जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी, अर्थात सड़कें जब सुनसान हो जाएंगी तब संसद आवारा हो जाएगी। शायद उनका कहना था कि जन आंदोलन से सत्ता के जो निरंकुश शक्ति है उस पर एक अंकुश लगाया जाना चाहिए और जवाबदेहिता को जनादेश के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसी जवाबदेहिता और जनादेश और जन आंदोलनों की भूमिका के बीच में साथियों कुछ सवाल हैं इस वक्त जो कि लोकतंत्र के समक्ष यक्ष प्रश्न के रूप में खड़े हैं कि क्या आंदोलन सच में लोकतंत्र को सशक्त बनाते हैं जवाबदेहिता को केंद्र में रखकर? क्या आंदोलन जन को जो है लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं? जबकि एक मुद्दा यह भी है कि जनादेश से बनी हुई सरकार के खिलाफ जब जन आंदोलन होते हैं तो यह कि जनादेश के खिलाफ मुखालफत है या फिर एक लोक अभिव्यक्ति का साधन है, यह भी एक अहम सवाल है। साथ साथ एक अहम सवाल यह भी है कि वर्तमान में समाज में चल रहा जो जेन जी का आंदोलन है वह अन्य राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से किस प्रकार से एक भिन्न स्वरूप रखता है। तो इन तमाम सवालों की आज पड़ताल करेंगे। इन तमाम अहम राजनीतिक और लोकतांत्रिक सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे संस्थान के डायरेक्टर श्री शिरोमणि चंद्रा सर। मैं उनका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में और हम सवालों का जो सर से पूछेंगे और हम जानना चाहेंगे इन तमाम सवालों पर सर का क्या अपना दृष्टिकोण रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस वक्त जो देश में जो जेन जी के नेतृत्व में जो एक राजनीतिक आंदोलन चल रहा है शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मसले पर, तो इसके संदर्भ में सर मैं गहन तक जो सवाल है उस पर आने से पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कि सर ये जेन जी आखिर ये क्या है? सर जेन जी क्या है सर? हाँ, ये बात तो सत्य है कि हालिया कुछ दिनों में पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कोई शब्द चर्चा में है वो जेन जी है। अगर संख्या और नंबर्स की बात करें तो जेन जी का अर्थ है कि वह पीढ़ी जो 1997 के बाद और 2012 के पहले जन्मी है। 1997 से पहले जो पीढ़ी जन्मी है उसे मिलेनियल्स, और 2012 के बाद जो जन्मी पीढ़ी है उसे हम जेन अल्फा कहते हैं। अर्थात जेन जी जो है 2012 और 97 के बीच की पीढ़ी है, मिलेनियल्स और अल्फा के बीच का एक आयु वर्ग है। जी। अच्छा सर, आपने बताया कि जेन जी जो है वो एक आयु वर्ग है जो कि 97 से 12 के बीच में जन्म लिया है। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि क्या जेन जी केवल एक आयु समूह है या अपनी एक पृथक राजनीतिक सामाजिक पहचान भी रखता है ये जेन जी? निश्चित तौर पर जेन जी के बारे में यह प्रश्न स्वाभाविक है और हमें जानना भी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि जेन जी केवल एक उम्र समूह नहीं है जी, बल्कि यह वो पहली पीढ़ी है जो अपने जन्म के साथ ही सूचना संचार तकनीक, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जी को अपने जीवन का एक सामान्य हिस्से के रूप में उपयोग करते हुए आई है। जी जी जी। अगर मैं बात करूं, ये वो पीढ़ी है जो सूचना संचार तंत्र के युग में पैदा हुई है और जो अपनी पृथक
सामाजिक पहचान जी। रखती है, जो मुद्दे पर बात करती है और जो एक राजनीतिक अवेयरनेस के साथ, जो कहूँ मैं पॉलिटिकल अवेयरनेस या फिर राजनीतिक जागरूकता का लेवल इनमें उच्च होता है अन्य पीढ़ियों के तुलना, क्योंकि इन्होंने बचपन में ही जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन चीज़ों को जीना शुरू कर देते हैं जी। जो पिछली पीढ़ी या तो बाद में जानती थी या वो अभी जान रहे हैं। जी, तो ये जी। पीढ़ी सबसे आगे है और मैं कहूँगा ये पीढ़ी सबसे फास्ट पीढ़ी है। जी 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 जी। ये जेन जी वैश्वीकरण से प्रभावित है। ये वैश्विक गांव में निवास करती है, जहां से ये दुनिया से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये पृथक और स्वतंत्र राजनीतिक सोच रखती है। ये वो पीढ़ी है जो जाति, धर्म, भाषा और संप्रदायवाद के पूर्वाग्रह से काफी ऊपर है। अच्छा सर जी। सर क्या ये कहना सही होगा कि वर्तमान में जेन जी का जो राजनीतिक व्यवहार है, उस राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? हाँ, ये बात तो सत्य है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये वैश्विक लोग हैं जो गांव से भी विश्व से जुड़ जाते हैं जी। केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सूचना संचार के माध्यम से। मैं कहूँगा ये पीढ़ी मुक्त सूचना और अनंत ज्ञान की उपलब्धता से लाभान्वित है। जी। ये पीढ़ी सूचना संचार से लाभान्वित पीढ़ी है, इसलिए इनका बौद्धिक विकास ज्यादा हुआ है। जी जी। हाँ, ये बात सत्य है जी। कि इनके ज्ञान को आकार देने में, जी। इनके सोच को आकार देने में सूचना तंत्र ने भूमिका निभाई है, बात सत्य है। जी। परंतु आज सूचना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इसलिए कुछ लोगों का विचार भी विकृत हो गए हैं। जी। इसके लिए जरूरत है कि इन्हें सुधार कर तथ्यों के साथ विचार को सुधारा जाए जी। और सही दिशा में इसे लगाया जाए, जी। तो जेन जी और बेहतर हो सकती है जी। और इसकी एक्सेप्टेंस जी ज्यादा हो सकती है, जी जी। या तो आगे आने वाली पीढ़ियों में या पुरानी पीढ़ियों में। क्योंकि जरूरी है कि अगर कोई पीढ़ी एग्जिस्टेंस में है जी। तो उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। जी जी। अब इसमें आते हैं सोशल मीडिया के प्रभाव में। हम इसे दो तरह से देख सकते हैं, जी। दो पहलू हैं इसके। कुछ सकारात्मक हैं जो तथ्यों पर बात करते हैं और तथ्यों को ही मानते हैं और तथ्यों के आधार पर वो चलते हैं। जी। लेकिन एक प्रोपेगेंडा आधारित है जो केवल प्रोपेगेंडा पर बेस्ड होता है और उनका कार्य होता है कि अपने विचारधारा को थोपना या उसके साथ उसके लिए लड़ना और उसको हासिल करना। तो दो चीजें हैं। मैं मानता हूं कि तथ्य आधारित जी ज्यादा अच्छा होगा जी और हमारे जेन जी के लिए भी ये बेहतर लाभदायक होगा। जी जी। तो सर आप ने कहा कि अभी जो प्रोपेगेंडा पर आधारित भी है, जो जेन जी है जो प्रभावित हो रहा है, साथ ही साथ एक सकारात्मक असर भी इंटरनेट और सूचना क्रांति युग में जो जेन जी पर पड़ा है सोशल मीडिया का। तो सर मैं अब दूसरा सवाल ये करना चाहूंगा कि क्या सोशल मीडिया ने लोकतंत्र में जवाबदेहिता को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को भी सशक्त करने का काम किया है? जी, ये बात अगर देखें हम जी तो हम कहते हैं, और एक संवैधानिक विचार भी है कि जी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन हम देख पाते हैं कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया वो मुख्य मुद्दों से गायब हो जाता है। जी ऐसे में इस खाली जगह को भरने के लिए मुक्त मीडिया, सोशल मीडिया, ये अपना स्थान बनाते हैं और ये लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। जी। आज हम देखते हैं हर हाथ मोबाइल है। आज हम केवल टीवी के समाचार पर निर्भर नहीं है। आज एक घटना घटती है और पूरे देश में वायरल हो जाता है कुछ ही मिनटों जी, और जी, कुछ जी। ही घंटों में, जी। और सरकार उसके लिए जवाबदेही भी होती है। जी। हम देखते हैं सरकारें हिल जाती हैं। जी, तो जी। निश्चित तौर पर इसने जवाबदेही बनाया है। और इस संदर्भ में स्कॉट पेली का एक बहुत अच्छा कथन है कि किसी लोकतंत्र की सफलता और असफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। और निश्चित तौर पर जी। आज इस मुक्त मीडिया ने, आज हर हाथ मोबाइल ने आज इसको जवाबदेहिता को तय किया है और निश्चित तौर पर ये आज सशक्त माध्यम बना है अपनी आवाज उठाने का। जी। जो जेन जी ने, जिसको मैं कहूंगा सर जी। कि इसी को जेन जी ने अपना हथियार बनाया है बनाया, और उनका मुखग्र हथियार है जी, जी। सोशल मीडिया, मुक्त मीडिया। और जी ये जवाबदेहिता के माध्यम से लोकतंत्र सशक्त हो रहा है और मजबूत भी हो रहा है। जी, जी। और सरकार को भी जवाबदेही बना रहा है जी। और नागरिक भी जवाबदेही हो रहे हैं कि वो अब मुद्दों को उठाना सीख रहे जी, हैं। जी। निश्चित तौर पर जी, जी। हम देखते हैं आज एक आम आदमी अपने गांव से अपने मोबाइल से ही जी, जी। वो राष्ट्रीय स्तर पर किसी मुद्दे को लेकर जाता है। जी। तो ये संभव हुआ है। इसीलिए
मैंने शुरू में कहा था कि जेन जी केवल एक आयु ग्रुप नहीं है, यह स्वतंत्र राजनीतिक सामाजिक सोच रखती है और वो इसे एक न्याय की लड़ाई के रूप में लड़ती है। सर, आपने कहा कि सोशल मीडिया ने जवाबदेहिता को सशक्त करके लोकतंत्र को सशक्त किया, तो सर आप मुझे यही समझाइए कि जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र केवल 5 वर्षों में होने वाला एक निर्वाचन का उत्सव मात्र है या इससे आगे की चीज है लोकतंत्र, क्या है सर? नहीं जी मैं मानता हूं यह केवल 5 वर्ष में होने वाला उत्सव मात्र नहीं है, जी क्योंकि लोकतंत्र जी यह शासन की व्यवस्था है, जी यह जीवन शैली है, जी यह जनता के अधिकारों की दुहाई देने वाली एक व्यवस्था है। जी जैसा कि नेहरू जी ने कहा है, लोकतंत्र लक्ष्य पाने का एक रास्ता है, यह स्वयं में लक्ष्य नहीं है। जी इसी के आधार पर हम कह सकते हैं यह लोक आकांक्षाओं को पूरा करने वाली एक व्यवस्था है। जी यह केवल 5 वर्ष का चुनाव मात्र नहीं है, जनता की उम्मीद, जनता की विश्वास व्यवस्था देने वाली जी। एक कुंजी है जी जो निरंतर समाज को आगे बढ़ाती है जी जी और जनता में विश्वास पैदा करती है कि वह आगे बढ़ रहे हैं और उनका शासन और प्रशासन एक लोकतांत्रिक सरकार के दायरे में हो रही है, जो उसकी बात को सुनती है, समझती है, व्यवस्था परिवर्तन करती है और जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले भी लेती है। जैसे हमने देखा कि कुछ फैसले अभी देश में ऐसे लिए गए हैं जी जिसकी संभावना या उम्मीद कोई जता नहीं रहा था, कम थे सर। परंतु मैं मानता हूं जी यही लोकतंत्र है, जी। जहां सुधार भी हो, जहां जनता के अनुरूप कार्य भी किया जाए। इस प्रकार लोकतंत्र का सही अर्थ है लोक कल्याण, लोक कल्याण और लोक कल्याण। जी सर, लोकतंत्र के संदर्भ में हमने बात की कि निर्वाचन भी 5 वर्ष में लोकतंत्र में अनिवार्य है, जो निरंतर हम देखने को मिलते हैं। तो सर निर्वाचन के माध्यम से जनता जो जनादेश प्रदान करती है और जनादेश से जो सत्ता का निर्माण होता है, लेकिन सर हम देखते हैं कि उसी जनादेश के साथ साथ ही ना चलकर जनता में एक असंतोष, एक जो असंतुष्टि का भाव पैदा होता है और एक जन आंदोलन हमको देखने को मिलता है। तो जन आंदोलनों को हम किस प्रकार से देखें? क्या हम इसको उसी जनादेश के खिलाफ एक मुखर आवाज के रूप में देखें या एक संवैधानिक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के रूप में देखें? जनादेश को कैसे देखें हम इसको? जी, मतलब ये जो विद्रोह है, क्या हम इसे जन आंदोलन माने और या सरकार का मुखालफत माने? जी निश्चित तौर पर आपका प्रश्न यही यही है है, मैं सर। समझ पा रहा जी। हूँ। देखिए, मैं कहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा है कि सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, जी, जी। और आती जाती रहेंगी। जी। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ हर सरकार में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे जनता सहमत नहीं होती है, जी। कुछ असंतोष होता है, कुछ मुद्दे, कुछ कार्य योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाता, जिससे जनता में असहमति या असंतोष आना स्वाभाविक है। और इस असंतोष को जनता अपने संवैधानिक अधिकार के माध्यम से, अभिव्यक्ति के अधिकार के माध्यम से, उसे आंदोलन के माध्यम से प्रदर्शित करती है और सरकार पर नकेल कसने की कोशिश करती है। जी तो मैं कहूंगा कि लोकतंत्र में असहमति स्वीकार्य है, असहमति चलेगा, जी परंतु यह देश की एकता अखंडता को खंडित न करता हो अच्छा जी या किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित न हो, हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे, हमारे देश में अस्थिरता उत्पन्न न करे, क्योंकि हम सशक्त लोकतंत्र के निवासी हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव करें, ये ज्यादा बेहतर है जी। और ज्यादा स्वीकार्य है। जी सर, हमने जनादेश की बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो जनादेश निकल कर आता है निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से लोकतंत्र में, मूलतः प्रतिनिधिमूलक प्रणाली में, तो सर आप मुझे ये समझाइए कि इस जनादेश को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए, अधिक पवित्र बनाने के लिए, अधिक बेहतर बनाने के लिए अब जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें आप किस तरह के सुधार देखते हैं? आप किस तरह के सुधारों की आवश्यकता देखते हैं आप निर्वाचन प्रणाली में विशेष रूप से? देखिए, गांधी जी ने कहा था जी कि साधन साध्य पवित्रता पर उन्होंने बात की थी। जी। तो मैं मानता हूं राजनीति का, लोकतंत्र का एक साधन है चुनाव। जी तो मैं मानता हूं ये साधन सबसे पवित्र होना चाहिए। जी निश्चित तौर पर हमें एक नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए। इससे इसलिए जरूरी है कि हम चुनाव में अपराधीकरण रोके, जी काला धन का प्रयोग रोके, जी हम बाहुदल का प्रयोग रोके, जी हम दल बदल रोके, जी तमाम चीजें जी पवित्र होनी चाहिए, जी तब हमारा लोकतंत्र भी पवित्र होगा। और एक बात, जी इसके लिए सबसे जरूरी है, हम अगर चुनाव
में पवित्रता की बात करते हैं तो हमारे राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। हर दल में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्पष्ट दिखनी चाहिए। और दूसरा, दल बदल ने जो लोकतंत्र की अवहेलना की है, जो मतदाताओं के मतों की अवहेलना की है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। ऐसा हम वर्तमान परिदृश्य में पाते हैं और ये निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र को मजबूत भी करे। जी सर, हमने जनादेश की बात की, निर्वाचन प्रणाली में सुधार की बात की, तो सर निर्वाचन से केवल सत्ता पक्ष का ही चुनाव नहीं होता है। जनता केवल सत्ता पे कुछ लोगों का चयन नहीं करती है, बल्कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी चयन करती है जनता निर्वाचन के माध्यम से। तो लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो सत्ता के साथ साथ चलता है, तो विपक्ष की क्या भूमिका है लोकतंत्र में? जन अधिकारों के पहरेदार के रूप में या सत्ता के पहरेदार के रूप में आप विपक्ष को कैसे देखते हैं? जी, बात तो सत्य है। मैं मानता हूं सरकारें जब चुनी जाती हैं तो वहां जनता विपक्ष को भी बैठाती है कि वो सरकार की जवाबदेहिता तय करे, नीतियों की समीक्षा करे, सरकार के मनमानेपन पर रोक लगाए। यही हमारा लोकतंत्र है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी हम एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखते हैं, परंतु महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाए, वो जनता की आवाज बने, देश को सही नीति निर्माण की दिशा में आगे जाने के लिए वो सरकार का साथ भी दे, ना कि केवल विरोध करने के लिए विरोध करे। विरोध के लिए विरोध नहीं। क्योंकि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी लाइनें कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, और जैसा कि बन रहा है और बिगड़ भी रहा है, सही बात, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सुनने वाले आप और हम सभी इस लोकतंत्र के मजबूती के और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के पक्षधर हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे तो विपक्ष अपनी सही भूमिका निभाए और निश्चित तौर पर इस सरकार को नियंत्रित भी करे, लेकिन देश के लिए जहां जरूरत है नियम बनाने में, देश को सही दिशा देने में, वहां सरकार के साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर चले। हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं विपक्ष जनता की आवाज है और इसे लोकतंत्र की पहरेदार की भूमिका निभानी चाहिए, और हम भी अपने विपक्ष को ऐसे ही देखना चाहते हैं। तो सर, जन आंदोलनों का लोकतंत्र पर कैसा प्रभाव देखते हैं आप? जी देखिए, जन आंदोलन जनता से ही बनता है और जनता ही जनता को जागरूक करती है। 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों की भीड़ हम जन आंदोलन में देखते हैं। तो मैं मानता हूं ये जन आंदोलन जो है ये जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाली पहली सीढ़ी है। जो जनता को ही जागरूक करती है, ये सरकार को जवाबदेही बनाती है, ये एक संवैधानिक जनता को संवैधानिक अधिकारों के प्रति आस्था सिखाती है। तो मैं मानता हूं ये कुछ जागरूकता और अधिकारों की कड़ी है और जन आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध करती है। सर, लोकतंत्र में आंदोलन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी लोकतंत्र में आंदोलन हुए और आंदोलनों ने समाज को, सरकार की नीतियों को प्रभावित किया है और एक दबाव समूह के रूप में काम किया है। लेकिन सर, पहले के आंदोलनों में और समाज में आज जो समाज में हमको दिख रहा है जेन जी का आंदोलन, तो उसमें एक उसके स्वरूप में बड़ा एक अंतर नजर आता है। तो आप कैसे देखते हैं जेन जी का जो आंदोलन जो है वो दूसरे आंदोलनों से कैसे पृथक है, कैसे एक स्वरूप में भिन्नता लिए हुए नजर आते हैं? क्या सोचते हैं आप? निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जेन जी आंदोलन केवल एक एज ग्रुप का आंदोलन नहीं है, ये सबसे फास्ट पीढ़ी है हमारी। ये पीढ़ी अपने मांगों को रखने के लिए, आवाज उठाने के लिए ये किसी परंपरागत राजनीतिक दलों पर आधारित नहीं होती, न ही ये कोई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। ये तथ्य पर बात करते हैं, ये जाति संप्रदाय से ऊपर उठे हुए लोग हैं, ये मुद्दों की बात करते हैं, ये ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो तथ्यों पर आधारित है और जो देश की डिमांड है, आवश्यकता है। जैसे पर्यावरण के मुद्दे, शिक्षा में सुधार के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, ये तमाम मुद्दे जेन जी के माध्यम से हम देखते हैं। इसलिए परंपरागत अवधारणाओं पर चलने वाली व्यवस्था पर ये विश्वास नहीं करते, ये अपनी मांगों को मुखरता से उठाते हैं। और मैं मानूंगा इनके आंदोलन में एक सबसे अलग चीज आप देखेंगे जो आपने कही, परंपरागत और पिछले आंदोलनों के बाद इन्होंने अपना हथियार बनाया है सोशल मीडिया को, तकनीक को।
इन्होंने अपना हथियार बनाया। और हम देख पाते हैं चूंकि ये डिजिटल वर्क से जुड़ा हुआ है जी और आज दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, जी इसलिए एक बड़ा दायरा हम इनका देखते हैं, एक डिजिटल वर्ग का बड़ा दायरा देखते हैं, जी। कम समय में ज्यादा लोगों तक अपना पहुंच बना लेते हैं जी। और इनका एक पूरा वर्ग हम इनके समर्थक के रूप में देखते हैं। कुछ ही समय में ये कहूँ तो छा जाते हैं। जी, जी, जैसा कि आज जेनजी केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही शब्द गूंज रहा है, जेनजी जेनजी। तो मैं चाहूंगा जी कि जेनजी जी अपना दिशा और दशा सही दिशा में रखे जी और देश ही नहीं पूरे विश्व को तरक्की पर ले जाए जी। और विश्व के लोकतंत्र को मजबूत करे जी। अपने इन मांग से जी। और अपने टूल से, सोशल मीडिया के हथियार से, जी। लोकतंत्र से, जी। टेक्नोलॉजी से। जी जी सर। इस प्रकार इनका नेतृत्व तो कोई राजनीतिक दल नहीं करता है, बल्कि ये स्वतंत्र स्फूर्त होते हैं और ये अपनी मांगों को पूरा करके ही दम लेते हैं। जी जी ये मैं इस आंदोलन की खासियत देख पाता हूँ। जी। ये पीछे हटने वाली पीढ़ी नहीं, जी ये जीत कर लौटती है। जी। जैसा कि हम झारखंड से दिल्ली तक आपने चर्चा किया था, जी, जी, जी। मैं झारखंड से दिल्ली तक की बात करूंगा। जी 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 ये अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और अंत तक लड़ती है। जी सर। साथियों, हमने अभी सर के साथ बात की जवाबदेहिता पर, जनतंत्र पर और जन आंदोलनों पर। तो इसका निष्कर्ष हमें ये निकल कर सामने आता है कि जन आंदोलन तो जनतंत्र को सशक्त बनाते हैं, लेकिन जन आंदोलनों की अपनी एक सीमा भी होनी चाहिए, जहां पर जन आंदोलन जो है वो अपने संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, उनमें हिंसा का तत्व या अराजकता का तत्व नहीं होना चाहिए। तभी जन आंदोलन संवैधानिक अभिव्यक्ति की अधिकार की एक सीमा में रहेगी और जन आंदोलन तभी लोकतंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करके लोकतंत्र को सशक्त करने का कार्य करेंगे और जन आंदोलनों की जो प्रभावशीलता है तभी वृद्धि होगी उसमें, और जवाबदेहिता, सरकार पर जवाबदेहिता का एक जो दबाव बनेगा और सरकार जो है और जवाबदेह बनेगी। यही कारण है कि हम मानते हैं कि जनादेश लोकतंत्र को सशक्त करता है, साथ साथ समाज में राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक प्रशिक्षण का भी सृजन करता है। साथ ही जो हमने चर्चा की है, यह चर्चा केवल एक शिक्षित जो शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए बस नहीं, न ही ये केवल अभी जो आगामी CGPSC जो मेंस के जो पास करके जो इंटरव्यू देने वाले, न केवल उन अभ्यर्थियों के लिए, बल्कि यह जो चर्चा है लोकतंत्र, जवाबदेहिता और जनादेश पर, यह चर्चा समाज के हर उस पढ़े लिखे, उस शिक्षित, उस सिविक सेंस रखने वाले उस नागरिक के लिए है जो कि लोकतंत्र की चिंता करता है, जो कि लोकतंत्र में जीता है, जो कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक अंग है। तो हम चाहते हैं कि आप लोकतंत्र के प्रति सजग रहें, अपने मानवाधिकारों के प्रति, अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहें और जो जन आंदोलन की सीमाओं को समझ सकें और लोकतंत्र को समृद्ध बनाने वाली परंपराओं का निर्वहन करते रहें। नमस्कार।